सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो सीरीज आती है पवन सीरीज के कंप्यूटर विषय के सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो नई सीरीज है ये 2023 संस्करण की, यहाँ पे आप सीरीज को देख पा रहे हैं, नई सीरीज है ये। और इसके कंप्यूटर विषय को हम यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरीके के प्रश्न हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे आपको बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो लघुत्तरीय प्रश्न है वह भी यहीं से कॉन्सेप्ट बनेगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत ही जरूरी है टेंशन पूरा देना, पूरा ध्यान से आपको वीडियो को देखना है शुरू से लेकर के अंत तक, और एक एक प्रश्न पे पूरा विचार करके पहले खुद से ऑप्शन बताना है, फिर मैं आपको सही एक्सप्लेन करके ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही आसानी से याद रख पाओगे कि हाँ क्या आप रिलेट करके याद रख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है पहले ही इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। इस क्लास में हम पूरा बहुविकल्पी प्रश्न जितने दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और राजन सीरीज में पहले ही करा चुका हूं, तो राजन सीरीज भी आप देख लीजिए। अधिक से अधिक कम से कम 5 खास मित्रों में आपको इस क्लास को शेयर करना है, ग्रुपों में शेयर करना है, और जहां कहीं भी ग्रुप है व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, रेडियो संचार का कैसा साधन है। देखिए, रेडियो के द्वारा क्या करते हैं हम विभिन्न कार्यक्रमों को सुनते हैं, न्यूज को सुनते हैं, तो रेडियो के द्वारा केवल सुनने का काम होता है। तो रेडियो कैसा साधन हुआ, दृश्य साधन हुआ, श्रव्य साधन हुआ, आ व बा दोनों हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद सही उत्तर कमेंट करके बताइए। देखिए, रेडियो जो है वह रेडियो के माध्यम से आप केवल सुन पाते हैं, तो सुनना मतलब श्रव्य, श्रव्य का मतलब ये होता है सुनना। तो रेडियो कैसा साधन है, श्रव्य साधन है। वहीं पे अगर टीवी पूछा जाएगा तो टीवी में, टेलीविजन में आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो वह दृश्य और श्रव्य दोनों होगा, यानी कि आ व बा दोनों होगा टीवी के केस में। और यहाँ पे जब रेडियो की बात हो रही है तो रेडियो केवल श्रव्य साधन है, रेडियो संचार का श्रव्य साधन है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग किन साधनों के द्वारा की जाती है, टेलीविजन, वीडियो टेलीकास्ट, उपग्रह या उपरोक्त सभी। तो देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि एक व्यक्ति की बात या किसी समूह की बात कई लोगों तक पहुंचाना या उनके बीच बातचीत को स्थापित करना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेलीविजन भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का साधन है, वीडियो टेक्स्ट भी, और उपग्रह भी, सैटेलाइट के द्वारा ही पूरा कम्युनिकेशन होता है, आपको पता है। तो ये तीनों ही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के द्वारा देखिए वीडियो भी संचालित किया जाता है, दूरदर्शन भी संचालित किया जाता है, और इंटरनेट भी संचालित किया जाता है। अब आप लोगों के घरों पे मान लेते हैं केबल के द्वारा इंटरनेट आ सकता है, लेकिन जो मोबाइल में इंटरनेट आता है या फिर कई देशों में सैटेलाइट के माध्यम से ही इंटरनेट दिया जाता है, जो कि और फास्ट होता है ब्रॉडबैंड से भी। तो इस तरीके से यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि उपग्रह द्वारा वीडियो भी संचालित होता है, दूरदर्शन भी और इंटरनेट भी। तो यहाँ पे ऑप्शन दा उपरोक्त सभी उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है किस चीज में, दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो उपग्रह का प्रयोग किस तरीके की शिक्षा देने में किया जाता है। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा जो है वह 1 से 5 तक की शिक्षा वह टीचर बच्चों को स्कूल में देते हैं। परंपरागत शिक्षा जो है वह
बच्चों को टीचर के माध्यम से सिखाया जाता है या घर वालों के माध्यम से सिखाया जाता है, तो लेकिन जो उपग्रह का उपयोग है वह सबसे ज्यादा दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। तो या ऑप्शन आ जो है यह सबसे सटीक उत्तर है। दूरस्थ शिक्षा में उपग्रह का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में सबसे अधिक किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी की उपयोगिता बताना। यहाँ परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो आईसीटी का प्रयोग है, उपयोगिता है, वह परीक्षाओं के मूल्यांकन में, जो परीक्षाएं बच्चों की ली जाती हैं उनके मूल्यांकन में कितना किस बच्चे ने प्रश्नों को सही किया है, गलत किया है, इसके मूल्यांकन में, बच्चों को क्लास में क्या पढ़ाना है इस पाठ्यक्रम निर्माण में, और अभिलेखीकरण में मतलब कई डेटा रखना, किस क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने कैसा स्कोर किया, ये अभिलेखीकरण। तो इन सभी में आईसीटी जो होता है वह उपयोग में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रहण करने में, परीक्षक के रूप में या उपयुक्त सभी। तो देखिए शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की जो भूमिका होती है, कंप्यूटर से बच्चे सीखते भी हैं और कंप्यूटर सूचनाओं को संग्रह भी करता है और परीक्षक के रूप में भी कार्य करता है कंप्यूटर। क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि परीक्षाओं के मूल्यांकन में भी जो आईसीटी है वह प्रयोग में आता है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य स्मृति अथवा संग्रहण करना, तथ्य प्रक्रियाकरण, सूचना प्रस्तुतिकरण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं, आपको पता है कि स्मृति अथवा संग्रह करना सूचनाओं को, और तथ्य प्रक्रियाकरण भी करना, और सूचना प्रस्तुतिकरण इंफॉर्मेशन को भी सब तक पहुंचाना, ये सभी क्या है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, संचार संप्रेषण या इंग्लिश में जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं वह क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो संचार है, कम्युनिकेशन है, यह एक प्रबंधकीय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कुछ बताना है, जैसे स्कूल में बच्चों को बताना है कि कल अवकाश है, तो इसमें क्या है, इसमें कम्युनिकेशन की जरूरत है, संप्रेषण की जरूरत है, संचार की, ठीक है। तो यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया हो गई कि हाँ विद्यालय प्रबंधन द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। यह एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, यह लगातार आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कम्युनिकेशन कि क्या चल रहा है, ठीक है, सारी चीजें। और उसके बाद यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, फिर आपको भी जो जानकारी चाहिए होती है वह भी आप पूछते हो विद्यालय में। तो ये संचार संप्रेषण क्या है, यह प्रबंधकीय प्रक्रिया भी है, सतत चलने वाली प्रक्रिया भी है, और द्विमार्गीय तो है ही। आपको स्कूल कुछ मैसेज कर सकता है या आप भी स्कूल पे कुछ मैसेज कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है शिक्षा कार्य की कार्यकुशलता वृद्धि में। आईसीटी पूछ रहा है किसमें सहायक है, शिक्षा कार्य की कार्यकुशलता एवं वृद्धि में, व्यवहार परिवर्तन लाने में, कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो आईसीटी है वह शिक्षण कार्य की जो कुशलता होती है, जितने अच्छे ढंग से टीचिंग की जा रही है उसमें यह इजाफा करता है और अच्छा बनाता है शिक्षण कार्य को, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही है। और व्यवहार परिवर्तन लाता है, बच्चों में व्यवहार परिवर्तन किस तरीके से आता है आईसीटी का प्रयोग करके, आप
खुद जब क्लास में प्रयोग करेंगे तो आप यह खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, बच्चा और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाह रहा है और शोर जो होता है वह भी कम होता है क्लास में। इसके बाद देखिए कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में, तो बिल्कुल कक्षा शिक्षण हो या फिर खुद आप लोग की ट्रेनिंग हो, जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे हो, उसमें भी आईसीटी बहुत ही प्रयोग में आ रहा है। अभी भी आप क्या कर रहे हो, आईसीटी का ही प्रयोग कर रहे हो, जिससे आप अपने कंप्यूटर की क्लास ले पा रहे हो, प्रशिक्षण ले पा रहे हो कि हाँ कंप्यूटर में हमें क्या क्या पढ़ना है, साथ ही हमें आगे चल करके कंप्यूटर का ज्ञान होगा, तब हम बच्चों को और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। आईसीटी का शैक्षिक महत्व क्या है यह पूछ रहा है। तो शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में या आ दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए शिक्षक जो होता है वह आईसीटी का प्रयोग करता है शिक्षण कार्य में जब वह पढ़ा रहा होता है या कुछ सीख रहा होता है। अधिगम कार्य में तो दोनों ही तौर पे आईसीटी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सा आ व बा दोनों यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता किन कारणों से है। शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में आईसीटी की उपयोगिता क्या है, क्यों है, क्या कारण है उसके पूछे, यह पूछ रहा है। तो शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में आईसीटी की उपयोगिता शिक्षण कार्य में सरलता से है और वैज्ञानिक आधार प्रदान करना और विशिष्टीकरण में सहायक या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो शिक्षक की ज्ञान वृद्धि होती है आईसीटी के प्रयोग से, उसका फल क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्यों है, क्योंकि शिक्षण कार्य में सरलता होती है। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी तरीके से वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है आईसीटी कि बच्चों को बताया जाए कि हाँ यह किस तरीके से विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो यह भी सही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए विशिष्टीकरण में सहायक, तो कोई भी विशिष्ट चीजें जो हैं वह बच्चे को आसानी से आईसीटी की मदद से शिक्षक खुद सीख पाएगा और बच्चों को आसानी से बता पाएगा किसी विशिष्ट चीज के विषय में, विषय के अंदर ही। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो इंटरनेट का जो प्रारंभ हुआ था वह 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट या उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट की यह सभी सेवाएं हैं। इंटरनेट के बाद द्वारा आप ईमेल और जीमेल का प्रयोग करते ही हैं, और इंटरनेट रिले चैट, यह चैटिंग सिस्टम्स भी इंटरनेट के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, और टेलनेट भी जो है वह प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है ई बुक, वेब पोर्टल या आबा दोनों। तो मुक्त डिजिटल, ओपन डिजिटल लर्निंग रिसोर्स जो है, देखिए मुक्त मतलब होता है जो फ्री हो, जिसपे कोई किसी का नियंत्रण ना हो, और डिजिटल मतलब कि ऐसे प्रिंटेड रूप में नहीं, मोबाइल में ही डिस्प्ले में जो आप देख पाते हो। और शैक्षिक संसाधन मतलब कि जो शिक्षा के कार्य में आए ऐसे संसाधन, तो जो सीखने के सिखाने के काम में आए, तो ऐसा है ई बुक है और वेब पोर्टल है। तो ये हो जाते हैं दोनों आ बा दोनों, यह बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो डीवीडी आप सभी ने देखा होगा, तो ये होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये होता है डीवीडी का फुल फॉर्म। यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन ए में ही डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी में डेस्कटॉप वर्सेटाइल डिस्क, सा में डिकोडिंग वर्सेटाइल डिस्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ में दिया गया है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं, रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालयी हलचल से छुटकारा
यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा। तो यहाँ पे ये सभी स्मार्ट क्लासेस के द्वारा क्या होता है कि जो जिससे ऐसी शिक्षा बच्चों को देना आसान होता है जिससे बच्चे आगे चल के कुछ रोजगार कर सकें, जिससे अपना जीवन यापन कर सकें। तो रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव होता है। और विद्यालयी हलचल, विद्यालय में जो शोर होता है, बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, हो हल्ला करते हैं, तो इन सारी चीजों से छुटकारा मिलता है स्मार्ट क्लासेस की मदद से। और यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। छुटकारा इन द सेंस कि बच्चों को इसकी जानकारी जब दी जाती है तो बच्चे इसकी जानकारी रखते हैं और आगे चल करके वह सजग रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन द, आप लोग समझ रहे होंगे, उपरोक्त सभी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन द, उपरोक्त सभी जो है वह स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्यों उपयोगी है? संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर यह सभी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन द जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, कौन दृश्य उपागम नहीं है? देखने वाला उपागम कौन सा नहीं है? इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो या द रेडियो। तो यहाँ पे रेडियो में हम लोग कुछ देख नहीं सकते हैं, बाकी इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे, वीडियो पे हम लोग सभी पे देख सकते हैं। यह दृश्य उपागम है और जो नहीं है वह रेडियो नहीं है। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो दृश्य उपागम नहीं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय कार्यक्रम की समयावधि, कार्यक्रमों के उद्देश्य, श्रोताओं के शैक्षिक स्तर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए जब कार्यक्रम बनाया जाता है तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि कार्यक्रम की समयावधि कितनी रह रही है और उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, और जो देखने वाले हैं उस कार्यक्रम को उनके शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद देखिए 20 है, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को अवसर है कि वे ध्यान रखें। दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वह ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? पाठों की रूपरेखा, अनुवर्ती क्रियाकलाप, पठनीय सुझाव या उपरोक्त सभी। तो दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वह ध्यान रखें इन सारी चीजों को, पाठों की रूपरेखा का, अनुवर्ती क्रियाकलाप का, पठनीय सुझाव का। तो ऑप्शन ड हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए एडुसैट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित हुआ? तो यह जरूर याद रखिएगा आप, एडुसैट जो है, एजुकेशनल सैटेलाइट जो है, इसको जो स्थापित किया गया था वह वर्ष 2004 में कृत्रिम उपग्रह के लिए, कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22, व्यवहारिक जगत में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो व्यवहारिक जगत में जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के रूप देखने को मिलते हैं वह 3 रूप देखने को मिलते हैं। ऑप्शन द जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, एडुसैट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? यह पूछ रहा है। तो एडुसैट का जो दूसरा प्रचलित नाम है वह है जीसैट, यानी कि जियो सैटेलाइट 3, जियो सैटेलाइट 3। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? 21 नवंबर 1988, 24 नवंबर 1997 को या 23 नवंबर 1997 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है यह बताना है आपको। तो प्रसार भारती की जो स्थापना हुई थी वह 23 नवंबर 1997 को हुई थी। ऑप्शन सा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 23 नवंबर 1997 प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं? देखिए शैक्षिक दूरदर्शन यानी कि एजुकेशनल दूरदर्शन, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म,
इंग्लिश में अगर बोले तो, या फिर एजुकेशनल, इसको दूरदर्शन को क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, तो एजुकेशनल टीवी भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। शैक्षिक दूरदर्शन को शॉर्ट फॉर्म में ईटीवी बोला जाता है, एजुकेशनल टीवी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, किसने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की गतिविधियों को स्थापना दिलाया? तो किसने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की गतिविधियों को स्थापना दिलाया? तो वह थे फ्रैंक गैरी। तो ऑप्शन आज हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27, भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो प्रथम रेडियो स्टेशन जो था भारत में वह बॉम्बे था, मुंबई जिसे आज हम बोलते हैं। तो बॉम्बे स्टेशन का जो शुरुआत किया गया था वह 23 जुलाई 1927 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां कौन सी हैं? वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता से, लिंक्डइन सर्विस। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आप वेबसाइटों का प्रयोग कर सकते हो, फेसबुक पेज जो एजुकेशनल होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हो, या लिंक्डइन जैसे फेसबुक आपका होता है वैसे ये भी सोशल मीडिया है, और यह जनरली वर्किंग लोगों के लिए होता है, प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। तो वहां पे लिंक्डइन सर्विसेज के द्वारा भी आप शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन दा हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। अब इसके बाद देखिए संख्या 29 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, यूटिलिटीज या उपरोक्त सभी। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वह देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो होते हैं, ढेर सारे लैंग्वेज, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होते हैं। और जो यूटिलिटीज दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, ये भी क्या होती हैं? ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन द उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप हैं। तो ऑफिस पैकेज के जो अन्य प्रारूप होते हैं जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सभी क्या हैं? यह ऑफिस पैकेज में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से अगर देखा जाए, सॉफ्टवेयर जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहीं कहीं तीन भी मिलेगा आपको, यूटिलिटी को अलग कर देता है, लेकिन मुख्यतः दो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, ऑफिस पैकेज के प्रकार हैं ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस, के ऑफिस या उपरोक्त सभी। तो ऑफिस पैकेज में ये सभी प्रकार होते हैं, ओपन ऑफिस होता है, स्टार ऑफिस होता है और के ऑफिस होता है। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पे अगर सूचना आ रही है तो उसे क्या कहते हैं? डाउनलोड। जैसे आप कोई सूचना, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो, कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, कोई लेक्चर डाउनलोड कर रहे हो, तो ये सब क्या है? डाउनलोडिंग की प्रक्रिया है सर्वर से कंप्यूटर पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, नेट स्केप नेविगेटर, यह क्या है? नेट स्केप नेविगेटर से मतलब ही आप समझ पा रहे होगे, यह किसका नाम है? वेब ब्राउजर का नाम है। ऑप्शन आज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, आउटलुक एक्सप्रेस है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ईमेल क्लाइंट है, शेड्यूलर है, एड्रेस बुक है या उपयुक्त सभी। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो है इसके द्वारा सभी काम किए जा सकते हैं, ईमेल क्लाइंट का, शेड्यूलर का और एड्रेस बुक का। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, एक कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख अंग हैं कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख अंग होते ही हैं, कंप्यूटर द्वारा ये क्या लिखा हुआ है ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सभी जो ऑप्शन हैं वह सही होंगे, उपरोक्त सभी यह सही होगा। इसके बाद देखिए
वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण है एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव एंड लोड या उपयुक्त सभी। वर्ड प्रोसेसर का प्रमुख जो लक्षण है वह एडिटिंग आप उसमें कर सकते हो, फॉर्मेट बना सकते हो और सेव और उसे लोड कर सकते हो। तो ये सभी जो है वह प्रमुख लक्षण है वर्ड प्रोसेसर के। ऑप्शन द जो हो जाएगा। एमएस का ही पैकेज, एमएस जो ऑफिस पैकेज है उसी में क्या सॉफ्टवेयर आता है, वर्ड प्रोसेसर। तो ये सभी जो है ये इसके लक्षण है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण एवं संप्रेषण में उपयोगी है। पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण एवं संप्रेषण में उपयोगी है क्या? वीडियो डिस्क, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दूरदर्शन या रेडियो। तो पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी क्या होता है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पारस्परिक समूह की बात की गई है। ठीक है, मतलब आपस में किसी समूह में द्विपक्षीय प्रसारण होना चाहिए, मतलब इधर से भी बातचीत हो और इधर से भी बातचीत हो, अपनी बातों को लोगों को रख पाए। तो यह पॉसिबल है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। वीडियो डिस्क से तो देखिए एक वीडियो बात रिकॉर्ड होगी वह लोग सुन पाएंगे, ऐसा ही दूरदर्शन में भी होगा। दूरदर्शन पे जो प्रसारित होगा वही सुन पाएंगे, रेडियो में भी जो प्रसारित होगा उसे केवल सुन पाएंगे। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद देखिए आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ ऑप्शन बा में दिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो सीडी रोम, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सा में जो है वह बिल्कुल सही दिया गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 40 नंबर के बाद यहाँ पे मिसप्रिंट है, फिर से यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न लिख दिया है। तो यहाँ नंबरिंग में गलती है, तो इसको आप 41 समझिए, 31 को 41, फिर 42, फिर 43 ऐसे समझना है। तो इसके बाद देखिए इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट के द्वारा अगर परस्पर लाइव बातचीत हो रही है तो इसको चैटिंग बोला जाता है। ऑप्शन दा जो हो जाएगा, पूछा हुआ प्रश्न है डीएलएड 2016 में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व होते हैं, सूचना होता है, स्रोत होता है, प्रसारण एवं प्राप्ति होता है। तो संचार में, कम्युनिकेशन में देखिए सूचना होता है और एक स्रोत होता है और प्रसारण होता है और प्राप्ति होती है। तो ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, कैल का पूरा नाम है? तो कैल का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, जो कि ऑप्शन आ में दिया गया है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, सूचना के घटक हैं। तो सूचना के जो घटक होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, संप्रेषण होता है। तो ये सभी सूचना के घटक हैं, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, यानी कि आईसीटी का क्या प्रयोग है? विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, आ दोनों या कोई नहीं। तो दोनों ही, विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन, ये दोनों में ही आईसीटी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सा आ दोनों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कौन सा संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है? तो मुख्य माध्यम या हार्डवेयर माध्यम। तो ये दोनों ही माध्यम प्रयोग होते हैं, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। शिक्षा कंप्यूटर का प्रयोग होता है इंटरनेट में, ईमेल में, ई कॉम में या उपरोक्त सभी में। तो जो शिक्षा कंप्यूटर का प्रयोग होता है वह इंटरनेट में होता है, ईमेल में होता है और ई कॉम, इन सब में होता है। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का क्या नाम है? शैक्षिक दूरदर्शन जो चैनल होता है उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान दर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा, जो दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, उसे हम लोग ज्ञान दर्शन बोलते हैं। जो किसानों के लिए चैनल है उसे कृषि दर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बा ज्ञान दर्शन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 47 48
रखिएगा प्रश्न, ये 49 और ये 50, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं या आंकड़ा कहते हैं। तो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने को कम्युनिकेशन यानी कि संचार कहते हैं। ऑप्शन सा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं सूचना स्रोत, प्रसारण या प्राप्ति। तो संचार के ये जो मूल तत्व हैं तीनों ही हैं, सूचना स्रोत जो है वह, और प्रसारण और प्राप्ति। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 के बाद जो है वह प्रश्न संख्या 51, 52, 53। देखिए 51 है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। कौन से मोड में? सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में या उपरोक्त सभी। सूचना का प्रसारण एवं प्राप्ति अगर दोनों एक साथ चाहिए आपको, मतलब कम्युनिकेशन बोथ दोनों साइड का हो, तो यह पॉसिबल होता है फुल डुप्लेक्स में, ठीक है। और सिंप्लेक्स में केवल एक साइड से हो सकता है और हाफ डुप्लेक्स में एक टाइम पे एक साइड से होता है। होने को तो दोनों साइड से हो सकता है लेकिन एक बार में एक समय पे एक ही साइड से होता है, ठीक। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स आप समझ गए होंगे यहीं पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो प्रसार भारती का जो गठन हुआ था वह 23 नवंबर 1997 को हुआ था। ऑप्शन बा सही है। 53 है, एडुसैट का पूरा नाम है। तो एडुसैट का पूरा नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया, एजुकेशनल सैटेलाइट होता है इसका पूरा नाम एडुसैट का। तो एजुकेशनल सेटअप नहीं, सैटेलाइट, स्टार्टअप भी नहीं, एजुकेशनल सैटेलाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सा में सही लिखा गया है। तो ये है एजुकेशनल सैटेलाइट, यह आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सभी प्रश्न जो है वह समाप्त होते हैं। उम्मीद है सभी प्रश्न दोस्तों आपको कंप्यूटर विषय के समझ में आए होंगे। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए, यह क्लास आपको कैसी लगी है जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। और अधिक से अधिक शेयर करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। कम से कम 5 खास मित्रों में शेयर कर लीजिए तुरंत इस वीडियो को, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में सभी प्रश्नों को समझ पाएं, हल कर पाएं। और बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया है, आपको याद रहेगा परीक्षा समय तक। और इन वीडियोस को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, राजन और पवन सीरीज की, और मास्टर क्लास आप देख लीजिएगा, और चैप्टर वाइज पढ़ाया है मैंने वह भी देख लीजिएगा। सभी क्लासेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हो। और सभी जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे द्वारा, उसका पीडीएफ जो है वह आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पर मिलेगा। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से डाउनलोड करिए। वहां पे आपको हैंड रिटन नोट सभी विषयों का मिल जाएगा। और राजन पवन का पीडीएफ जो है ये भी मिल जाएगा। सभी चैप्टर वाइज जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट मिलेगा बाद में आपको, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीजें, और मास्टर क्लास। और उसके बाद मैं आपको आपके लिए मॉडल पेपर भी लाने वाला हूँ। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी हमारे ऐप पे, और बिना वहाँ डिस्टरबेंस के आप पढ़ सकते हैं, बिना प्रचार देखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे बहुत ही आसानी से सभी अपनी क्लासेस को कर सकते हैं, कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और अधिक से अधिक सभी के पास शेयर करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ। आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।